स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लोजेस के रिलेटिव क्लोज में हुज, इसके पहले वाले वीडियो में आपने हुज का जो यूज है वह एज मतलब सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद पढ़ा था। देखो हुज किन किन के लिए यूज किया जाता है, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए इसको। पर्सन, एनिमल, थिंग, इनके लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। और हुज का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? एज अ पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेटिव क्लोज में जो देखो आप पढ़ते हो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजिटिव के रूप में, ये अलग अलग रिलेटिव क्लोज होते हैं। जैसे पर्सन की बात करें, एनिमल की बात करें, थिंग की बात करें, तो अलग अलग इनके रिलेटिव क्लोज हैं। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे अब हुज का प्रयोग। देखो पर्सन में अपन पढ़ रहे थे, पर्सन के लिए हुज का प्रयोग पढ़ रहे थे जिसमें सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद। एक बार ऑब्जेक्ट के बाद वाले का रिवाइज भी देख लीजिए कि इसमें क्या होता है। जैसे मान लो हुज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, हुज का प्रयोग। तो हुज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होगा तो पहले नंबर पे तो फर्स्ट सेंटेंस पूरा आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हुज लगेगा और इसके बाद सेकंड सेंटेंस आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस। अब यहां पर यह बात ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी होगा वह सेकंड वाक्य में होगा ना, तो उसको अपन इधर फर्स्ट वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है इससे रिलेटेड जो सेकंड वाक्य में होगा उसको हम सेकंड वाक्य के क्लोज में नहीं लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिखा रहा हूं, आई मेट अ बॉय हिज फादर इज ए डॉक्टर। ये डॉक्टर। और आपसे देखो इसमें कहा जाता है कि हुज का यूज कीजिए, हुज का यूज कीजिए। और किसके बात करना है? देखो स्टूडेंट, आपको ऑब्जेक्ट के बात करना है। तो सबसे पहले तो देखो कि फर्स्ट वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो फर्स्ट वाक्य में ऑब्जेक्ट वही है अपन अभी तक पढ़ रहे हैं, तो केवल पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो बॉय यानी पर्सन होगा। यहाँ पर देखो बॉय क्या है? पर्सन। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब मैंने क्या कहा था कि इससे रिलेटेड जो भी सेकंड सेंटेंस में होगा पॉजिटिव उसको हटा देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव बॉय से रिलेटेड किसके फादर है? बॉय के फादर है। तो ये चीज को अपन रिराइट करते समय नहीं लिखते हैं। तो देखो आई मेट अ बॉय, अब ये ही चढ़ जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा देखो हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट वाला था, इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाला होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी? हुज जो है वो एनिमल और थिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। हुज का प्रयोग जो है एनिमल और थिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। ये तो तक पर्सन पढ़ा, अभी तक पर्सन के बारे में पढ़ा था। अब थिंग और एनिमल, एनिमल और थिंग के लिए इसका हुज का प्रयोग कैसे किया जाता है वह सब देखो। तरीका वही है, सिर्फ है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, जो एनिमल या कोई निजी वस्तु होगी, बस इतना सा फर्क है। बाकी सूत्र वगैरह सारी चीजें वही है। हुज
फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग। लाइफलेस थिंग्स। हुज का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? देखो स्टूडेंट्स, ये किया जाता है एनिमल्स, लाइफलेस थिंग्स। पहले पर्सन के लिए पढ़ लिया, अब इन दोनों के लिए पढ़ते हैं अपन। और किसके रूप में किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। एज अ पजेसिव, एज अ पजेसिव, पजेसिव के रूप में किया जाता है हुज का प्रयोग हमेशा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं। अपन ए नंबर पे हुज आफ्टर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हुज का प्रयोग। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वह कोई एनिमल होगा या कोई लाइफलेस थिंग होगी। सब्जेक्ट क्या होगा? या तो एनिमल होगा या लाइफलेस थिंग होगी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। क्या फॉर्मूला है इसका? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा क्या? हुज। क्या आ जाएगा? हुज। और इसके बाद लिखेंगे अपन सेकंड सेंटेंस। क्या लिख देंगे इसके बाद? सेकंड सेंटेंस। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सेज फर्स्ट सेंटेंस, सेज फर्स्ट सेंटेंस, सेज फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट पहले सेंटेंस का आ जाएगा, फिर उसके बाद हुज सेकंड सेंटेंस। अब यहां पर ध्यान देना कि ये बार बार बात बतानी पड़ती है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉजिटिव सेकंड सेंटेंस में होगा उसको नहीं लिखा जाता है, ये बार बार बताना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने यहां सेंटेंस लिखा, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, इट्स कलर इज सिल्वर, इट्स कलर इज सिल्वर। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए कि इसको किससे रिराइट करना है? हुज से। किससे रिराइट करना है? हुज से। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए आप कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये क्या होगा? या तो थिंग होगी या एनिमल होगा। यही विशेष रूप से ध्यान देना है आपको कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना, जो क्या होगा? थिंग होगी या फिर एनिमल होगा। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं एनिमल्स और लाइफलेस थिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको रिराइट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। पहले वाक्य का सब्जेक्ट है दिस कार, इसके बाद लिखेंगे हुज। अब देखो ये इट्स मैंने क्यों हटाया? क्योंकि ये कार से रिलेटेड है, और आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉजेसिव आएगा उसको हटा देंगे। तो हुज कलर इज सिल्वर, हुज कलर इज सिल्वर, ये सेकंड पूरा फ्रेज लिख दिया हमने, सेकंड सेंटेंस उतार दिया पूरा का पूरा। इसके बाद शेष बचा हुआ वाक्य क्या है? इज माइन, इज माइन,
ये देखो कितना सिंपल है बनाना, बहुत इजी है। द कार हुज कलर इज सिल्वर इज माइन, ठीक है। और मान लो अगर मान लो यही एग्जाम में दे दिया जाए सेकंड मेथड से, ये तो मेथड फर्स्ट है, ये तो आपके मेथड फर्स्ट है। अब एग्जाम में कभी कभी ब्लैंक वाला क्वेश्चन भी देता है स्टूडेंट्स, तो मेथड सेकंड में अगर दे दिया जाए तो कैसे, देखो दिस कार कलर इज सिल्वर इज माइन, और यहां पर आएगा, देखो वह दे देगा आपको विच सॉरी हु whom whose who whom whose। अब इसमें आपको एक एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लोज इसमें फिलअप करना है। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, हु पर्सन के लिए आता है, यहां पर्सन तो नहीं है ना, नहीं है तो इसको हटाओ। हुम भी पर्सन के लिए आता है, नहीं है तो इसको भी हटाओ। अब बचा क्या, देखो हुज। अब हुज का प्रयोग अपन ने कहां कहां पढ़ा है, पर्सन के लिए पढ़ा है, एनिमल के लिए पढ़ा है, लाइफलेस थिंग्स के लिए पढ़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर जो मतलब है ना सब्जेक्ट है, ये क्या है, थिंग है। तो एक तो ये बात हो गई थिंग। और रिक्त स्थान के बाद अगर मान लो यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद यहाँ पर नाउन है, रिक्त स्थान के बाद यहाँ पर नाउन है, तो हुज भरिए स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, हुज। क्या जाएगा स्टूडेंट, हुज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट के बाद वाला, कि सब्जेक्ट के बाद आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन ऑब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, whose जो है आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद whose कैसे आता है वो देखो। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिख देंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखो। प्रत्येक चीज आपको बिल्कुल है ना सिंपल वे में सीखनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें क्या, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। इसके बाद आ जाएगा हुज, फर्स्ट सेंटेंस के बाद क्या आ जाएगा, हुज। और इसके बाद क्या आ जाएगा, हुज के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, ठीक है। अब ये बात ध्यान देना, ये बार बार बताई जा रही है, अब तक तो मतलब कंप्लीट माइंड में है ना, सेटअप कर लेना इस बात को। कौन सी बात सेटअप करनी है, आपको फिक्स करनी है कि फर्स्ट सेंटेंस से रिलेटेड जो पॉजिटिव सेकंड सेंटेंस में होगा उसको आप रीराइट करते समय नहीं लिखोगे, ये बार बार बताया जा रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या कहता है आपका एग्जाम्पल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, आई शॉ अ काउ इट्स कलर इज वाइट, इट्स कलर इज वाइट। और यहां पर दे दिया कि रीराइट दिस सेंटेंस हुज।
हुज से आपको ये सेंटेंस क्या करना है, रीराइट करना है। तो पहले स्टूडेंट्स ये देखिए कि एनिमल्स और लाइफलेस थिंग कहां पर है। वही देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, पहले वाक्य में देखो आप, ये पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट काउ है, और काउ क्या है, काउ है ना जो एनिमल है। आपका ऑब्जेक्ट एनिमल या लाइफलेस थिंग होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, एनिमल और लाइफलेस थिंग होना चाहिए, इनमें से एक होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस को लिखो आप, क्या है फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ काउ। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, हुज। हुज, अब हुज के बाद देखो ये जो इट्स है किसका कलर कहा जा रहा है, काउ का कलर कहा जा रहा है, तो ये काउ से रिलेटेड है ना। आपको क्या कहा कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पजेसिव होते हैं उनको डिलीट कर मार देते हैं। तो यहां पर क्या बचा फिर, कलर इज वाइट, इज वाइट। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से बनता है। अब इसके बाद इसका ये तो मेथड फर्स्ट है, सेकंड मेथड का भी सीख लेते हैं। आई सॉ अ काउ ब्लैंक कलर इज वाइट, कलर इज वाइट। और यहां पर आपको दे दिए इन्होंने, देखो क्या क्या दिया, एक तो दे दिया आपको वेयर, हु, whom, whose। कितने भी आपको रिलेटिव क्लोज दे दे, आपको केवल एक ही तो इसमें एक ही तो आंसर होगा, 4 दे 3 दे कितने भी दे दे, सिर्फ आपको रूल कंप्लीट होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लोज आएगा। अब यहां पर देखो ये जो काउ है ये एनिमल है ना, काउ क्या है यहाँ पर, एनिमल है। और यहाँ पर बात करते हैं अपन एनिमल और लाइफलेस थिंग, इनकी बात कर रहे हैं। तो एनिमल और लाइफलेस थिंग के लिए विच और हुज का प्रयोग ही होता है। तो देखो यहाँ पर मतलब है ना, जो हुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो विच तो आने वाला है नहीं, और इसमें विच कहीं दे भी नहीं रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद नाउन आ रहा है, तो आपको क्या बताया हमने कि हुज वाले में क्या होता है, हुज वाले में हुज के बाद है ना, हुज के बाद नाउन आती है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि देखो हुज वाले में क्या आता है, नाउन आती है। तो यहाँ पर देखो ये ब्लैंक के पहले यानी एनिमल, देखो यहाँ पर एनिमल हो या लाइफलेस थिंग हो, और यहाँ पर क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। तो आप कंफर्म करके है ना हुज भर दीजिए, बाकी और को छोड़ो। ये वेयर है, ये प्लेस के लिए आता है, वेयर किसके लिए आता है, प्लेस। तो रिक्त स्थान के पहले प्लेस होना चाहिए, काउ प्लेस थोड़ी है, नहीं है ना, तो इसको भी डिलीट करो। हु पर्सन के लिए आता है, यहाँ एनिमल है तो हु वाला आएगा नहीं, सोचना ही नहीं इसके बारे में। हूं ये भी पर्सन के लिए आता है, ये पर्सन के लिए आते हैं, ये भी पर्सन के लिए आते हैं। तो जो पर्सन के लिए आते हैं यहाँ पर पर्सन का तो कोई जिक्र है ही नहीं, और नहीं है तो इनको भी क्या करो, हटाओ। अब बचा क्या आपके पास, हुज बचा, तो यहाँ पर हुज ही आएगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि परीक्षा में आपको किसी भी स्थिति में ये गलत नहीं करने हैं, बिल्कुल 3 में से 3 नंबर लेके चलने हैं आपको। ठीक है, ये हुज वाला प्रयोग कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आगे अपन अपने जो मेन टारगेट है उस पर और चलते हैं। अब अपना मेन टारगेट है क्या, विच। हुज हो गया, अब विच के बारे में पढ़ लेते हैं, विच के बारे में पढ़ लेते हैं। विच जो है वो लाइफलेस थिंग के लिए आता है ना, और एनिमल के लिए आता है। अब देखो यहाँ पर विच के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना विच, चौथे नंबर का होगा विच। ये विच जो है
इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स। कहने का मतलब एनिमल्स और लाइफलेस थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? विच का। और देखो किसके रूप में करते हैं? विच जो है किस किस के रूप में आता है? ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, और ये पॉजिटिव के रूप में भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बेसिक है, ये सीखना है। अगर आपको ये पता है कि कौन सा रिलेटिव क्लोज किसके लिए आता है, किस रूप में आता है, अगर ये आपको पता है तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस तो है ही। तो विच जो है स्टूडेंट्स, ये जो विच है ना, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव तीनों के रूप में आता है। और पॉजिटिव के रूप में विच और हुज दोनों आते हैं, ये उसमें आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो रिक्त स्थान के बाद क्या होगा? वर्ब होगी। ठीक है, अब यहां पर इनकी बात भी कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो रिक्त स्थान के पहले तो एनिमल और थिंग होगा, और रिक्त स्थान के बाद वर्ब होगी तो सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में, और रिक्त स्थान के बाद है ना जो नाउन होगी तो वह पॉजिटिव के रूप में। देखो वर्ड को पहचानने का तरीका है। विच तो आपको मिलेगा, विच मिलेगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि विच सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पॉजिटिव है। इसके जानकारी के लिए आपको बताया है कि मतलब है ना, विच के बाद अगर मान लो विच के बाद है ना जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो वो विच सब्जेक्ट है। अगर विच के बाद पॉजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट है, और विच के बाद अगर नाउन है तो वो क्या है? पॉजिटिव। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है इस विच को आइडेंटिफाई करते हैं अपन। तो विच को किसके रूप में? विच किसके रूप में? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव के रूप में, एस, इन तीनों के रूप में इसको पढ़ा जाता है। अब पहले मैं बात करता हूं आपके विच जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, विच सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो इसका सूत्र क्या होगा? वही जो पहले सूत्र लगाते आ रहे हैं, उन्हीं से फॉर्मूला तैयार कर लीजिए आप। देखो स्टूडेंट खुद भी फॉर्मूला बनाया करो। फॉर्मूला कोई है ना जो मतलब क्रिएट नहीं करके माइंड में है ना फॉर्मूले क्रिएट किया करो। जैसे अपन बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही आएगा ना फर्स्ट वाक्य का, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट। इसके बाद विच आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दे लेना, प्लस। अब यहां पर ध्यान देना, देखो मैं सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहा हूं तो सेकंड सेंटेंस में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा उसको हटा देंगे, बाकी सेकंड सेंटेंस को लिख देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड को इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं। सबसे मेन बात ये जो आपको बार बार बताई जा रही है कि ये जो आते हैं इनको नहीं लिखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट आए इधर या पॉजिटिव आए, उनको नहीं लिखते, बार बार बताया जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे आप? शेष फर्स्ट सेंटेंस लिख दो, शेष फर्स्ट सेंटेंस लिख दो और ये आपका वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, ये वाक्य का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए।
द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, देखिए यहां पर देखो द हाउस क्या है, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके रूप में होगा, एनिमल और लाइफलेस थिंग। नोट कर लेना बात, आपका जो सब्जेक्ट होगा या तो लाइफलेस थिंग होगा या फिर एनिमल होगा, ये बात नोट करना। अब यहां पर ध्यान दो कि इसको किससे रिराइट करना है, विच से है। किससे रिराइट करना है स्टूडेंट, विच से रिराइट कीजिए आप। तो यहां पर आ जाएगा द हाउस विच, इट यहां पर किसके लिए है, हाउस के लिए है। तो क्या कहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड को हटा दो, डिलीट मार दो इसको। विच इज मॉडर्न, इज कॉस्टली, इज कॉस्टली। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।